नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। लॉकडाउन के बीच नेपाल में फंसे 218 भारतीय अप्रवासी लौटे स्वदेश। बॉर्डर पर पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने फूल माला के साथ ताली बजाकर किया स्वागत। क्वारंटाइन सेंटर में चादर के नाम पर जिंदों को दे दिया गया कफन। बेडशीट की जगह मार्किन मिलने से नाराज हुए प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, प्रशासन ने कराया मामला शांत। गाजियाबाद से चलकर किसी तरह छपरा पहुंचे प्रवासी मजदूर। दरभंगा और पूर्णिया जाने के लिए नहीं मिले यातायात के साधन तो हुए उग्र, किया प्रदर्शन। और भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में जब्त की विदेशी शराब, तस्कर भागने में रहा सफल। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच नेपाल में फंसे भारतीय अप्रवासी आज स्वदेश लौट आए। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण भारत नेपाल सीमा पूरी तरह सील है, जिसके कारण किसी को भी इधर से उधर जाने की इजाजत नहीं है। इस महामारी के बीच नेपाल प्रशासन भारतीयों को नेपाल से निकाल रही थी। इस सारी घटनाओं पर रक्सौल के लोकल प्रशासन की गहरी नजर थी। प्रशासन के पहल से उन्हें नेपाल के क्वारंटाइन सेंटर में रहने की व्यवस्था कराई गई। तब जाकर उन्हें शरण तो मिला, परंतु मानो खुली सांस नहीं मिल रही थी। अब दोनों ही देश के आपसी समझौता के बाद वंदे मातरम योजना अंतर्गत जब समय आया अपने वतन वापसी का, तो दृश्य देशभक्ति में तब्दील हो गया। सभी लोग भावुक हो उठे और स्वदेश लौट रहे लोगों के चेहरे पर एक अलग खुशी नजर आई और एक शांति कि चलो अब अपने मातृभूमि तो आए। नेपाल में फंसे 218 लोगों की पहली टीम आज आईसीपी के रास्ते लाई गई। इन लोगों के स्वागत के लिए खुद जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक व एसपी नवीन चंद्र झा पहुंचे और भारत में प्रवेश करते समय सभी लोगों का स्वागत फूल माला व ताली बजाकर किया गया। जहां लोगों ने धरती मां को नमन किया, इसके बाद सभी लोगों को भोजन कराया गया। भोजन कराने के उपरांत बसों में बैठाकर जिला मुख्यालय भेजा गया, जहां से वे अपने अपने प्रखंडों में जा सकेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने इस बारे में बताया कि वंदे मातरम योजना अंतर्गत हमारे भारतीय नागरिक स्वदेश लौट रहे हैं। आज आने वाले लोगों के लिए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने जो पत्र दिया है, उसके अनुसार 250 लोगों की सूची है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने बताया कि हमारी मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है, जो हर आने वाले लोगों की जांच करेगी। आज इस मौके पर एसडीएम अमित कुमार, डीएसपी संजय कुमार झा, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट राजकुमार और तमाम रक्सौल प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूर और ग्रामीणों के बीच झड़प होने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के ढाका स्थित सिसवा मंगल गांव के क्वारंटाइन सेंटर पर पत्थरबाजी के साथ खूब लाठी चली है। सूत्रों की माने तो क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलने से ग्रामीणों द्वारा रोके जाने पर नाराज हुए प्रवासी मजदूर रोकने वाले से भिड़ गए और फिर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई प्रवासी मजदूर इस दौरान अपनी जान बचाकर भागे। हालांकि पुलिस ने मामले को नियंत्रण में कर लिया है। कोरोना संकट के इस घड़ी में लॉकडाउन के कारण जहां पूरा देश तबाह है, तो वहीं इसकी सबसे बड़ी कीमत प्रवासी मजदूरों को चुकानी पड़ रही है। यूपी के गाजियाबाद से चलकर मंगलवार को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचे प्रवासी मजदूरों का एक जत्था तब आक्रोशित हो गया जब उन्हें पता चला कि यहां से पूर्णिया व दरभंगा जाने के लिए यातायात का कोई साधन व्यवस्था नहीं है, जिससे आक्रोशित प्रवासी मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूरों का कहना था कि वे जैसे तैसे यूपी के गाजियाबाद से चलकर छपरा पहुंचे हैं, जहां से उन्हें बसों के द्वारा उनके गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे नाराज मजदूर सड़क पर उतरने को बाध्य हुए हैं। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पर तैनात एसएसबी ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है, जिसके बाद रक्सौल पुलिस के साथ नेपाल पुलिस पर भी सवालिया निशान लग गया है। जब्त शराब के बारे में जानकारी देते हुए एसएसबी कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने बताया कि बीओपी महदेवा के पिलर संख्या 390/02 के करीब अहिरवा टोला से शराब बरामद किया गया है।
छापेमारी के नेतृत्व हेड कांस्टेबल जीडी आनंद मोहन सिंह ने किया। वहीं इस दौरान एसएसबी को देखकर तस्कर पुनः शराब छोड़ नेपाल भागने में सफल रहे। वहीं एसएसबी इंस्पेक्टर पवन कुमार के द्वारा जब्त शराब को रक्सौल पुलिस को सौंप दिया गया है। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि पड़ोसी देश नेपाल से जिस तरह से शराब आ रहा है, वहां कर्फ्यू लागू है और भारत नेपाल सीमा सील है। लोगों का आना मुश्किल है और दूसरी ओर ये शराब तस्कर किनके सह पर बेखौफ दोनों देश के सुरक्षा एजेंसियों को ठेंगा दिखाते हुए उस पार से इस पार शराब ला ले रहे हैं। अब इसमें किसको दोषी माना जाए, ये तो जांच का विषय है और एसएसबी ने इस कार्रवाई के साथ पोल खोलकर रख दिया है। जानकार बताते हैं कि शराब को भारत के सीमाई इलाके में लाकर होम डिलीवरी की जाती है। कोरोना से इस जंग में शिवहर जिला प्रशासन की जीत हुई है। शिवहर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के बेहतर कार्य से शिवहर के गढ़वा गांव की महिला और उसके बच्चे का रिपोर्ट निगेटिव आ गया है, जिसके बाद कल यानी सोमवार को महिला व बच्चे को वस्त्र व अन्य सामग्री सहित गुलदस्ता देकर घर भेज दिया गया। गौरतलब है कि जब दोनों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था तब शिवहर में ही आइसोलेट किया गया था और दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद घर भेज दिया गया है। इस मौके पर शिवहर एसपी संजय कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद थे। वहीं आज मंगलवार को शिवहर जिला वासियों के लिए खुशी की खबर ये आई कि गढ़वा गांव को प्रतिबंधित क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर जिले के गढ़वा गांव को पिछले दिनों सील कर दिया गया था और सभी का जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद गढ़वा गांव को प्रतिबंधित क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। वहीं गढ़वा गांव के कैंसर पीड़ित कोरोना पॉजिटिव मरीज ने भी कैंसर पर जीत पा ली है। जानकारी के मुताबिक मरीज पटना में इलाजरत था, जो ठीक होकर अपने घर लौट चुका है। इसके साथ ही जिले में 5 पॉजिटिव मरीजों में 3 ने कोरोना से जंग जीत ली है। वहीं शिवहर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए जिला वासियों से अपील की है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक सुगौली प्रखंड के सुगुल पाकर पंचायत के चिलझपटी उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किए और विद्यालय के नजदीक मनरेगा के तहत बनने वाले पोखर का शिलान्यास भी किया। साथ ही 5 प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित अधिकारियों एवं प्रवासी मजदूरों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी एवं सुकुल पाकर पंचायत के मुखिया मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में कमजोर तबके को कोई परेशानी न हो, इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रात दिन सेवा कार्य में जुटे हैं। मंगलवार को पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता बदियू जमा उर्फ चांद बाबू ने अपने सहयोगियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के बांसघाट पंचायत के सैकड़ों गरीब दिहाड़ी मजदूरों के बीच राशन का वितरण किया है। गौरतलब हो कि राजद नेता चांद बाबू के द्वारा पिछले 2 महीने से लगातार कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे जिले में गरीबों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है तथा जिले के प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हैं वहां उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है। पूर्वी चंपारण कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी महान जनता को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद के मौके पे आप सभी लोगों को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग ईद की नमाज घर पे ही पढ़ें और खरीदारी करने नहीं जाएं, भीड़ भाड़ से बचें। आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो सड़क से गुजर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने से गुजर रहे हों, आप लोग खाना पानी उन तक अपने सहूलत के हिसाब से पहुंचाएं। हमसे भी जो बन पड़ रहा है प्रवासी मजदूर के लिए, हम लोग खाना पानी पहुंचा रहे हैं और क्षेत्र में राशन बेसहाय मजदूर लोगों को पहुंचा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के कोटवा में मैनेजर यादव द्वारा दीपो मोड़ के करीब प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन राहत शिविर चलाया जा रहा है। इस शिविर में कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के निर्देश पर अन्नपूर्णा परिवार के रामेश्वर शाह ने राशन सामग्री उपलब्ध कराया है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राहत सामग्री में चावल, दाल, आलू, परवल, सरसों तेल पहुंचाया गया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि लॉकडाउन 4 में मिले छूट को लेकर कोई इसका मिसयूज ना करे। बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ आपातकालीन और कोरोना काल में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को आने जाने की छूट दी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि लॉकडाउन 4 को लेकर लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं। श्री पांडे ने कहा कि पहले की तरह ही सभी नियम आम लोगों पर लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कार से नहीं चलना है और बाइक पर 2 आदमी नहीं चलेंगे। कपड़े, साइकिल, फर्नीचर, कपड़ा समेत कई दुकानें खुली हैं। जिला प्रशासन यह तय करेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि अपने लोकल में ही खरीदारी करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। मंदिर, मस्जिद, जिम, स्कूल, कोचिंग, राजनीतिक बैठक पर पहले की तरह ही रोक है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्या नहीं है। मैं बता देता हूं कहां छूट है, कहां कड़ाई, कहां है कर्फ्यू। भाई ये सबको जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और अनुशासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं। पहले के सारे आपके नियम मालूम है, वो सब नियम वैसे ही रहेंगे कि 4 चक्का में नहीं चलना है, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी को नहीं चलना है, बिना पास के नहीं चलना है, वो सारे नियम हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी छूट दी गई है। अब बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, कपड़े की दुकान, ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, उसी तरह से किताबों की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान, राशन की दुकान, दवा की दुकान, बहुत सारी दुकानें इसमें से पहले भी खुली हुई है। जिला प्रशासन तय कर लेगा कहां किस तरह की दुकान की किस इलाके में कितने देर तक क्या खुलने की जरूरत है, और जिला प्रशासन अपने हिसाब से इन दुकानों को खुलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने निकट के दुकान में जाना है। पटना सिटी का आदमी आसियाना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा, आसियाना का आदमी कंकड़बाग की दुकान में नहीं जाएगा। लेकिन दुकानों को याद रखिए, केवल 11 बजे से 4 बजे तक ही जाना है आपको, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह में मास्क लगा करके। दुकानों में भी जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे 11 से 4 बजे तक। लेकिन ये बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, जिम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलना है, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलना है, किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब नहीं खुलने हैं। किसी तरह का धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का कोई कार्यक्रम, सामूहिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे, मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी, तवारीख की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी। मेरे भाई, दुख का विषय है, लेकिन सच यही है कि कोई भी सामूहिक इबादत का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद में। इसी तरह से परिवहन के बारे में, ऑटो चलेगा कि नहीं, रिक्शा चलेगा कि नहीं, इसके बारे में, बस चलेगी कि नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। परिवहन विभाग अलग से आदेश निकाल रहा है, आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल व्यवस्था यह है कि ट्रेन से जो स्पेशल यात्री आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं, वो अपने आवागमन के लिए ओला को, उबर को, किसी टैक्सी को स्टेशन से घर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। टैक्सी में 2 से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे। बाकी विस्तृत आदेश निकलने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा कर लें। और ऑफिस सारे खुल गए हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी। लेकिन सरकारी दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के सारे अधिकारी आएंगे, उसके नीचे के केवल 33% रोटेशन पर। प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनके दफ्तरों में तो सिर्फ 33% ही लोग आएंगे, वो भी रोटेशन पर। इस बात को ध्यान रखना। सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन बनाया गया है, तो रेड जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी जी। कंटेनमेंट एरिया में तो कोई एक्टिविटी जैसे पहले नहीं होती थी, वैसे अभी भी नहीं होगी। तो सब मिला जुला करके ये बात समझ लें कि अभी भी राज्य के अंदर खुली छूट नहीं है कि आप कहीं से कहीं जाएं, और एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाने की तो इजाजत ही नहीं है बिना पास के, बिना सरकार के परमिशन, सरकार में जिलाधिकारी के परमिशन के आप नहीं जा सकते। निजी वाहन का उपयोग भी नहीं कर सकते अपने मन से। तो पूरी तरह से लॉकडाउन उसी तरह से था। बस इतनी सी बात कि 11 से 4 बजे तक कुछ दुकानें खुलेंगी जिसमें आप शॉपिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जा सकते हैं। लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा। नहीं निकल सकते, पास पर भी नहीं निकल सकते। केवल सरकारी अधिकारी जो इस
लॉकडाउन में काम करते हैं वो, या आपातकालीन इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोग वही जा सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण का सार यही है। आप सबों को मेरा पूर्वी चंपारण जिले के चकिया NH 28 सेमरा स्थित राजस्थान होटल के सामने अज्ञात ट्रक के चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें से एक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक की स्थिति नाजुक है। जानकारी के मुताबिक मृतक चकिया थाना क्षेत्र के पठानिया निवासी रघुनाथ राय का 23 वर्षीय पुत्र उपेंद्र राय बताया जाता है, जबकि एक व्यक्ति थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी दुर्गा राय का 32 वर्षीय पुत्र भानु राय है, जिसकी स्थिति नाजुक है, जिसका इलाज चकिया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में चादर के नाम पर जिंदों को ही कफन दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आपदा प्रबंधन विभाग प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की दिशा में चाहे लाख दावे कर लें, किंतु धरातल पर हकीकत की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रहा है। जहां एक क्वारंटाइन सेंटर पर बिछावन के नाम पर प्रवासियों को मार्किन का कपड़ा, जो मुर्दों के लिए कफन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो दिया गया है। यह मामला सारण जिले के ईसवापुर प्रखंड स्थित महुली चकहन उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर की है, जहां क्वारंटाइन प्रवासी मजदूरों को बिछावन के चादर के नाम पर सफेद मार्किन के कपड़े दे दिए गए, जो मुर्दों के लिए कफन के काम आता है, जिससे नाराज मजदूरों ने बिस्तर से उठाकर उसे सेंटर के मुख्य द्वार पर फेंक दिया। वह अपने आक्रोश का इजहार करते हुए घर से चादर मंगा बिछावन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को जब हम यहाँ से 3 बजे रात को आए थे हम लोग, तो आए तो 8-10 आदमी इसी को मतलब ब्रेंच पे लेके सो रहे थे। तो सोने के बाद हम जब अंदर आए, जब देखे लेके सो रहे थे, मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि शायद कुछ हो गया इन लोगों को, इसीलिए सबको उठा दिया गया है। फिर हम जब पास में गए तो वो लोग उठ के बैठे, तो हमने पूछा भाई इसको क्यों इस्तेमाल करते हो तुम लोग? तो बोला कि यही मिला हुआ है। तो फिर हम भी दूसरे दिन जब हमको दिन में फिर मिला तो हमने इसको स्वीकार नहीं किया, वापस यहाँ ले आके रख दिया। क्या है ये, क्या है ये? तो हमारे हिंदू धर्म में कफन बोलते हैं इसको, मरने के बाद में जैसे इसको दिया जाता है। वहीं प्रवासी मजदूरों के मुताबिक उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब एक अन्य प्रवासी ने इसे पहचाना और बताया कि यह सफेद मार्किन का जो कपड़ा है, जिसका इस्तेमाल कफन के रूप में किया जाता है, जिसे लेकर प्रवासी मजदूरों के बीच बेहद नाराजगी देखी गई। तो वहीं कई मजदूर इसे लेकर सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। और हम लोग का कोई साधन नहीं था, इसलिए हम लोग अपने बिहार में, अपने देश में आ गए से चलो हम वहाँ चलेंगे तो अपने घर में सही सलामत रहेंगे। यहाँ के जो भी मिल रहा है, वो जो खाने पीने के मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। ये जो आपके सामने है से वो जो कफन वाला कपड़ा जो है सामने दिख ही रहा है, यही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।